जब मैं बड़ा हो रहा था तो सबसे पूछा जाता था कि आप क्या बनोगे। मैं जादूगर बनना चाहता था, क्योंकि जादूगर कुछ भी बन सकते थे, पर जादूगर बनने के लिए बड़ा होना था और उसमें वक्त था। तो समय बिताने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और बन जाता हूँ, और ये सोचते सोचते सो गया। उठा तो रात थी, पर ऐसा लगा कि सुबह थोड़ी पहले आ गई है, क्योंकि दूर के रिश्ते की एक बुआ आई थी घर पे। उनकी ट्रेन लेट थी, तो शाम की बजाय देर रात आई। वो वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटी थी, तो प्रसाद बांट रही थी सब घर वालों को। सबको सब चीज़ें बहुवचन में मिल रही थी, लेकिन एक इकलौती चीज़ थी जो एक वचन में मिल रही थी, और वो था अखरोट। और सब बड़े जतन से उसको तोड़ रहे थे, कोई दरवाजे के बीच फंसा के, कोई ओखल में। तो मुझे लगा कि जब ये चीज़ इतनी कीमती है तो अखरोट बन जाते हैं। फिर एक रोज़ कहानियों की एक किताब मिली, जिसमें देखा कि गिलहरी अखरोट को एक बड़े से पेड़ के खोखल के नीचे छिपा रही है। तो लगा कि गिलहरी बनना ठीक रहेगा। फिर एक दफ़ा स्कूल के बगीचे में जब हम जुगत भिड़ा रहे थे डहेलिया तोड़ने की माली काका से बच के, तो देखा कि गिलहरी को बंदर दौड़ा रहा है। तो हमने बंदर बनना तय किया। हम लगभग बंदर बन चुके थे। खींची की उम्र थी, स्कूल से चलते कूदते आ रहे थे, और घर की जो गली है उसके मोड़ पर थे कि देखा तमाशा लगा हुआ है। भीतर गए किसी तरह जगह बना के बस्ता संभालते हुए, तो बंदर बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में रस्सी थी। उसने कपड़े पहन रखे थे, और वो एक मदारी के इशारों पर करतब कर रहा था। मदारी ने मूछ बना रखी थी, पर मूछ लाल रंग की थी। टोपी भी थी उसकी लाल, और वो अजीब ढंग के फुंदने के साथ घूमती थी। तो तय हुआ कि मदारी बना जाए। मदारी बनने ही वाले थे कि एक जीप आकर रुकी, जिसमें से एक खाकी वर्दी वाला निकला, और उसने मदारी को डांट के भगा दिया। और हम अपने मन में उस जीप पर सवार हो गए कि अब यही बनना है, दरोगा बनना है। दरोगा चौराहे पर पहुंचा। एक नेताजी खड़े थे, कलफ लगा कुर्ता पहने। दरोगा ने उनको सैल्यूट किया, तो तय हुआ कि नेता बनना है। अगले रोज़ नेताजी मुरझाए से थे, घर से निकले नहीं, क्योंकि कुर्ते में कलफ नहीं थी। पता किया तो पता चला कि आरा रोड से कलफ आती है, और ये आरा रोड धोबी भैया लगाते हैं। उनके पास पहुंचा, पर आज वो भी दुखी थे। राम जाने ये कैसा मौसम था। क्यों दुखी थे? क्योंकि कोयला भीग गया था। हमने इंतज़ार किया कोयले के सूखने का। कोयला सूखा, उनकी मुस्कान लौटी, तो हमें लगा कोयला बनना चाहिए। पर कोयले को धधकते हुए देखा तो वो अगली सुबह तक राख बन चुका था। राख को ज़मीन पर फेंक दिया गया, और कुछ दिनों बाद वहाँ पर घास हो गई। हमें लगा कि ये घास कुतर दी जाएगी, लेकिन एक दिन वही माली भैया जिनसे बच के हम डहेलिया देखते थे मिल गए, और कहा इस घास को रखवाली सौंपी गई है। पूछा किस चीज़ की? कहा मिट्टी की, नमी की। और क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक पौधा रोपा गया था जिसको नमी बहुत चाहिए थी। वो पौधा अखरोट का था। ये कहानियाँ ही हैं जो हमें जिलाए रखती हैं, और एक कहानी है जो हमने कितनी भी दफ़ा सुनी, पर हर बार लगा कि अभी कुछ सुनना और बाकी है। आज से लगभग 20 बरस पहले हमें पता चला कि उस कहानी को बहुत विस्तार से भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुणे में है, उन्होंने छापा है संस्कृत और अंग्रेज़ी में। तब से ख्वाहिश थी कि किसी रोज़ पढ़ेंगे। नए साल पर सीक्रेट सेंटा आते हैं, नॉट सो सीक्रेट सेंटा आते हैं, तोहफे देते हैं। तो इस बार हमें लगा कि हम खुद ही अपने सेंटा बन जाते हैं, और हमने अपने आप को तोहफे में ये एक किताब दी है जो 4 पेटियों में है। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी एक तस्वीर डाली थी, तो बड़ी उत्सुकता हुई लोगों को कि 19-20 बरस के इंतज़ार के बाद इसमें क्या है। तो आप लोग गेस करिए, और तब तक मैंने आज तक ललन टॉप की कोई ऐसे क्या बोलते हैं अनबॉक्सिंग, जो अलग अलग ट्रॉफीज़ आई उनकी नहीं की है, पर आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। कम दीपक जी, हेल्प मी। ये बहुत कमाल की किताब है, 19 खंडों में है। आप दूसरा खोलिए ना। एक
हाँ भाई, कोई गैस? जिनको पता है वो ना बताएं। ऐसी कौन सी किताब हो सकती है जो 4 पेटियों में आए? हैं? पहले तो किसी को लगा कि विधायक जी की शादी के कार्ड आ गए हैं क्या छप के? हैं? इस किताब के बारे में सबसे बड़ा क्लू ये है कि ये भारत से जुड़ी हुई किताब है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहसें, संविधान सभा की बहसें? बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी, संपूर्ण वाङ्मय। अच्छा, ये महाभारत है। 19 खंडों में ये महाभारत का सबसे ऑथेंटिक एडिशन माना जाता है। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिटिकली एडिटेड बाय रामचंद्र नारायण दांडेकर, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना। तेजस्विनावधीत मस्तु माँ विदुषावही। ये हम लोग ये ऋचा पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हम साथ में पढ़ें, साथ में बढ़ें। ये देखिए, अनुशासन पर्व, उसके ये श्लोक और नीचे उनका अर्थ अंग्रेजी में। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत का? मेरा जीवन का फेवरेट कैरेक्टर जो है वो महाभारत में भी है, वो कृष्ण है। तो ये 19 वॉल्यूम में है महाभारत। तो आप में से जिस किसी को भी पढ़नी हो हमारे न्यूज़ रूम में। अच्छा, एक बहुत किंवदंती चलती है या फिर गांव में इस तरह की बात होती है, घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये किंवदंती चलती है घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, उससे युद्ध होता है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, है ना। महाभारत में युद्ध पर्व के पहले उद्योग पर्व है, अनुशासन पर्व है, शांति पर्व है, और जीवन में भी सिर्फ युद्ध नहीं है। तो और वैज्ञानिक चेतना ये कहती है कि इस तरह के किसी भी भ्रम को नहीं पालना चाहिए, है ना। तो घर में आप कोई भी किताब रख सकते हैं, बशर्ते जिस गणराज्य के आप नागरिक हैं वहाँ के हुक्म विधानों ने उस पर बैन न लगाया हो, वरना कई लोग और किताबें पढ़ेंगे आपको जमानत दिलवाने के लिए। तो आप लोग बताइए कि आपकी किताबों की कौन सी ख्वाहिश है जिसको आपने एक लंबे अरसे से इंतज़ार की अलगनी पर टांग रखा है। शायद वक्त आ गया है कि अब उसको उतारा जाए और पूरा किया जाए। किताबों का सिलसिला चलता रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। आपकी एक रील बहुत वायरल, आपने देखी वो? जी, मैंने वो रील देखी। जो हम लोग मैं उसमें जो कहना चाह रहा था वो, चूंकि मुझे पता था कि ये ललन टॉप पे जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने असली गुस्सा नहीं दिखाया। मुझसे कुछ एक बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप किसी से नफरत करते हैं क्या, और मैं कहता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज हेट इज़ अ वेरी स्ट्रांग इमोशन और वो आपको सबसे ज़्यादा तबाह करता है। मैं नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन, और अभी मैं वैज्ञानिक चेतना की भी बात कर रहा था, मैं लानतें और बद्दुआएं भेजता हूँ उन सबको जिन्होंने मेरी बहुत ही सीमित संस्करणों वाली स्पेशल एडिशन या दुर्लभ किताबों को दबा लिया है। और है नहीं, उनको लानते भेजना चाहिए। मतलब ये बहुत लोगों ने किताब चोरी को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, बिल्कुल नहीं है, है ना। कोई यार इतनी मेहनत से, मुश्किल से, कभी संडे में सुबह सवेरे नई सड़क पे जाके, कभी किसी लाइब्रेरी से कहीं से अपनी किताब जुटाता है, पढ़ के लौटा तो दो। पर कुछ लोगों की आंख का पानी मर गया है, ठीक है। नहीं, मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा हूँ, जिसने भी मेरी किताबें ली, मैं उन सबको लानते भेजता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। कैसे आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हो, अचानक से आपको ध्यान आया कि इस पे तो पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में ये लिखा था, या इस पे तो जो कॉल साहब थे जनरल चाइना वॉर के समय, उन्होंने ये लिखा था, वीएन कॉल ने ये लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी में, या इस पे तो इंडिया टुडे का, आउटलुक का, या तहलका का किसी का कोई स्पेशल एडिशन आया था, और आप अपनी लाइब्रेरी में जा रहे हो क्योंकि आपने रखा था, और फिर आपको ध्यान आता है कि कोई धूर्त दोस्ती का लिबास ओढ़कर किसी रोज आपके यहाँ खिचड़ी पापड़ अचार खाने आया, जाते जाते ले गया, इस कॉल के साथ कि लौटा दूंगा,
और परसों को बीत गए बरसों और वो किताब नहीं आई। इसलिए मैं किताब चोरों को बहुत लानतें भेजता हूँ। और ऐसे में होता क्या है, जो श्राप दिया गया था कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कर्ण को। हाँ, दैट्स व्हाई आई लव महाभारत, सब इसमें है। तो नहीं, मैं ऐसा कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो लोग गमछा या किताबें देख के ये लिखते हैं ना कि हमको दे दीजिए, ये भी बहुत बुरी बात है। हैं, लिवर करते हुए आ जाते हो, हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ों पे खर्च करोगे और महाबकवास चीज़ों पे खर्च करोगे, हैं, सोया चाप खा लोगे खीसे निपोर के, हैं, और उसी पैसे को बचा लो तो उतने से ही किताबें आ जाएंगी। ठीक है। और जो वाकई ये जेन्युइनली कहते हैं कि साहब हमारे पास संसाधनों का अभाव, जैसे मुझे इन किताबों को खरीदने के लिए 20 बरस इंतज़ार करना पड़ा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिनकी मेंबरशिप लगभग या तो निःशुल्क होगी या बहुत कम में होगी। सो दैट इज़ द वे इफ़ यू आर जेन्युइनली इनटू बुक्स। और आप में से किसी को महाभारत पढ़नी हो तो स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू। कितने में आई? ये भी तो बता दीजिए। ये सोया चाप के पैसे से ये नहीं आएगी। ये चारों ये पूरी महाभारत मिला के 35,000 रुपए की है। कई साल सोया चाप नहीं खाना। थैंक यू, आई एम हैप्पी।